आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसको देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर प्यार में कोई इतना पागल हो सकता है कि अपने खून के रिश्तों को ही तार तार कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की रॉय और आप देख रहे हैं क्राइम फोकस। हमारे यहाँ पुलिस के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस अपना काम सही से नहीं करती है, और करती भी है तो बड़ा सुस्त मन से करती है, जिसके कारण कई अपराधी कानून की नज़र से बच जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी केस हैं जिसमें पुलिस ने अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही कहानी है जिसमें ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत थे। इसके बाद भी पुलिस ने जिस तरीके से एक कड़ी को जोड़कर सिर्फ 3 दिन के अंदर में केस को सुलझाया, वो अपने आप में पुलिस की काबिलियत को दर्शाता है। कहानी उत्तर प्रदेश की अमरोहा जिले की है। अमरोहा में एक गांव है बावनखेड़ी। उस गांव में एक परिवार रहा करती थी जिसके मुखिया थे मास्टर शौकत अली। मास्टर शौकत अली के अलावा उस परिवार में 7 और लोग रहते थे, जिनमें से एक थी उनकी पत्नी हाशमी, बड़ा बेटा अनीस, बहू अजूम, इन दोनों का एक छोटा बेटा यश जो कि 10 महीने का था। इसके अलावा छोटा बेटा राशिद, इकलौती बेटी शबनम और एक भांजी राबिया भी इनके साथ रहा करती थी। तो कुल मिला के इस परिवार में 8 लोग रहते थे और पूरा परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा और पैसे वाला था। मास्टर शौकत अली वो सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनका बड़ा बेटा जालंधर की एक कंपनी में इंजीनियर था। छोटा बेटा राशिद मेरठ में बीटेक कर रहा था और उनकी बेटी शबनम ने डबल MA कर रखी थी और प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र के तौर पर बच्चों को पढ़ाया करती थी। मतलब कि परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और पूरे बावनखेड़ी गांव में उस परिवार की एक रुतबा था, एक अलग पहचान थी। मगर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका असर ना सिर्फ उस परिवार पर हुआ बल्कि पूरे बावनखेड़ी गांव की सोच ही बदल दी। हुआ ये थी कि 14 अप्रैल 2008 को देर रात तकरीबन 2:15 बजे के आसपास उस घर की बालकनी से शबनम ने जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। शबनम की आवाज़ सुनने के बाद उसके पड़ोसी भागकर शबनम के घर के पास पहुंचे, मगर उन्होंने जब घर के अंदर जाने के लिए गेट खोला तो गेट अंदर से बंद था और शबनम अभी भी जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी। इसके बाद पड़ोसियों ने शबनम से कहा कि वो अंदर से दरवाज़ा खोले, तो वो ऊपर से नीचे आई और मेन गेट का दरवाज़ा खोलकर फिर ऊपर चली गई। पीछे पीछे पड़ोसी भी उस घर के पहली मंजिल पर पहुंचे, मगर वो जैसे ही घर के ऊपर पहुंचे उनके पैरों तले जमी खिसक गई, क्योंकि वहां पे 7 लाशें पड़ी हुई थी और पूरे घर में खून ही खून पसरा हुआ था। शबनम के माँ बाप, दोनों भाई, एक भाभी, एक फुफेरी बहन और एक 10 महीने का बच्चा जो कि शबनम का भतीजा था, उन सब की लाश उन सब के बिस्तर पर पड़ी हुई थी और शबनम लाशों के पास बैठकर बेतहाशा रोई जा रही थी। इसके बाद जब शबनम से पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने बताया कि रात को कुछ चोर डाकू टाइप आदमी आए और सभी को मारकर चले गए। इसी दौरान एक पड़ोसी पुलिस को फ़ोन लगा दिया और थोड़ी देर बाद ही हसनपुर थाने की पुलिस वहाँ पहुँच गई। पुलिस जब वहाँ पहुँचकर उन लाशों को देखी तो उनके भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि वहाँ का मंजर ही कुछ ऐसा था। जो 7 लाशें वहां पड़ी थी, उनमें से अगर एक 10 महीने के बच्चे को छोड़ दिया जाए तो सभी लाशों के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने वहां पहुंचकर सबसे पहले क्राइम सीन को सील किया और फिर अपने सीनियर को जानकारी दी। सुबह होते होते ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और शबनम के घर के अंदर बाहर लोगों का तांता लग गया। जिसने भी उस घटना के बारे में सुना उनकी रूह तक कांप गई। और जब ये लोग परिवार की इकलौती बेटी शबनम को रोता बिलखता देखकर उनकी भी आंखें नम हो गई। सभी के मन में शबनम के लिए हमदर्दी और पुलिस प्रशासन के लिए गुस्सा था। जिस तरीके से एक घर के अंदर 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया हो, उसे देखते हुए लोगों ने वहां की कानून व्यवस्था, पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा देखते हुए वहां की प्रशासन ने हसनपुर थाने के इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड कर दिया और इस केस को इंस्पेक्टर RP गुप्ता को दे दिया,
जो कि अमरोहा थाने के एसएस थे, क्योंकि उनकी इमेज लोगों के बीच काफी अच्छी थी। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता 15 अप्रैल 2008 की सुबह सुबह घटना वाली जगह पहुंच गए, मगर उन्होंने जैसे ही लाशों के ऊपर पड़ी चादर को देखा तो उनके दिमाग में एक चीज खटकी और वो सभी लाशों का पंचनामा करके सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद वो इस घटना में बची एक लड़की शबनम से पूछताछ करने का फैसला किया, मगर शबनम का रो रो कर बुरा हाल था और जाहिर सी बात है, जिसने एक साथ अपने परिवार के सभी लोगों को खो दिया हो उसकी हालत क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। इधर पुलिस के लिए परेशानी ये थी कि शबनम के अलावा कोई और ऐसा नहीं था जो कुछ बता सके, इसलिए किसी तरह पुलिस ने शबनम से थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश की तो शबनम ने बताया कि रात में बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए वो सोने के लिए ऊपर छत पे चली गई। करीब आधी रात को कुछ लोग पीछे की दीवार के जरिए पहली मंजिल पे पहुंचे और सभी को मार के मेन गेट से वापस भाग गए। पुलिस ने शबनम का शुरुआती बयान दर्ज करने के बाद उनके पड़ोसियों से भी बयान लिए और फिर आगे की तफ्तीश से स्टार्ट की, मगर केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आरपी गुप्ता को शबनम के बयान से एक और चीज नोटिस की। वो ये थी कि पड़ोसी ने बताया था कि जब वो वहां रात को पहुंचे तो उनके घर का मेन गेट अंदर से बंद था और शबनम ने अपने बयान में बताया था कि कातिल मेन गेट से भागे थे। तो दोस्तों सवाल ये था कि मेन गेट अंदर से किसने बंद किया। इसके बाद पुलिस पीछे से उस दीवार के पास पहुंची जहां से शबनम ने बताया था कि वो चोर वहां से दाखिल हुए थे। वो पीछे की जो दीवार थी उसकी ऊंचाई जमीन से करीब 14 फीट ऊंची थी और उस दीवार पर बिना सीढ़ी के कोई भी ऐसे नहीं चढ़ सकता था, मगर पुलिस को वहां से ना तो कोई सीढ़ी मिली ना ही दीवार पर चढ़ने की कोई निशान। इसके अलावा शबनम ने बताया था कि उस रात बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वो ऊपर छत पर सोने चली गई थी, जबकि उसके घर में पंखा भी था और इन्वर्टर भी था। और पुलिस जांच के लिए उस घर की छत पर पहुंची तो उन्हें छत पर कोई बिस्तर वगैरह कुछ नहीं मिला। इसी दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि मरने से पहले किसी भी इंसान ने कोई भी हाथापाई नहीं की थी। और सबसे हैरान कर देने वाली जो रिपोर्ट आई थी, 10 महीने के बच्चे को छोड़कर सभी 6 लोगों को मारने से पहले किसी तरह की कोई नशीली चीज दी गई थी, क्योंकि उन सभी 6 लोगों की पेट में सूजन थी और पेट के अंदर इन्फेक्शन हो चुका था। जो 10 महीने का बच्चा था उसे कोई नशीली चीज नहीं दी गई थी और उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को जो लाश के ऊपर चादर देखकर शक हुआ था वो बिल्कुल सही था। लाशों के ऊपर पड़ी चादर जितनी थी वो पूरे सही ढंग से पड़ी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि किसी ने भी मरने से पहले कोई विरोध नहीं किया था। जबकि एक मरने वाला इंसान किसी भी कीमत पर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, उसके जिस्म पर खुद को बचाने के निशान भी नहीं थे और उनके ऊपर पड़ी चादर भी बिखरी नहीं थी। मगर इस केस में कुछ ऐसा भी नहीं मिला क्योंकि वो सबसे पहले बेहोश थे। इसके अलावा एक सवाल और भी थे। जब उस रात घर में सभी लोग मौजूद थे, चलो ये बात मान भी लिया जाए कि किसी बाहर वाले ने धोखे से नशीली चीज दी थी, तो शबनम इससे कैसे बच गई। इसके बाद पुलिस ने घर की दोबारा से जांच की तो उन्हें बेहोशी के खाली पत्ता भी मिल गया। तो अब इस तफ्तीश से साफ था कि शबनम ने जो कुछ भी कहा था वो हालात के अनुसार मैच नहीं हो रहे थे और पुलिस को ये बात खटक रही थी, ऐसा क्यों। और ऐसा क्यों का जवाब सिर्फ शबनम के पास ही था। पुलिस चाहती थी कि शबनम से अच्छे से पूछताछ करे, मगर पुलिस की दिक्कत ये थी कि वो शबनम के साथ कड़ाई से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पुलिस ऐसा करती तो हो सकता था वहाँ का माहौल और बिगड़ जाए। पुलिस ने 1-2 बार शबनम से बात करने की कोशिश भी की, मगर शबनम के साथ मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। इसलिए पुलिस भी थोड़ा माहौल शांत होने का इंतजार करने लगी। इसी बीच हुआ ये कि ज़्यादा रोने धोने की वजह से शबनम की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, इसलिए डॉक्टर को चेकअप करने के लिए बुलाया गया। और डॉक्टर ने शबनम का जब चेकअप किया तो नई बात सामने आई। तो पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है जो कि 7 सप्ताह का हो चुका है। शबनम की प्रेगनेंसी वाली बात घूमने लगा। शबनम की प्रेगनेंसी वाली बात जब पुलिस को पता चली तो उनके मन में कई प्रकार के सवाल घूमने लगे, लेकिन दिक्कत ये था कि इन सभी सवाल का जवाब शबनम के ही पास था। दूसरी तरफ इस हत्याकांड की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई। उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थी मायावती, और जब उनको इस हत्याकांड के बारे में पता चला तो
घटना का तीसरे दिन यानी 17 अप्रैल 2008 को मुख्यमंत्री मायावती खुद दौड़ा करने बावनखेड़ी पहुंची और शबनम के घर जाकर उसे दिलासा दिया और पुलिस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का वादा किया। मायावती मुख्यमंत्री बावनखेड़ी गांव पहुंचने से पहले एक और चीज हुई थी और वो ये थी कि वो चाहती थी कि शबनम को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाए, क्योंकि शबनम अब उस परिवार में अकेले रह गई थी। मगर जब ये खबर आरपी गुप्ता को पता चली तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पीए से कहा कि वो अभी शबनम को दिए जाने वाले 5 लाख रुपए की मुआवजा को अभी ऐलान ना करें, क्योंकि उन्हें शक है कि इस हत्याकांड के पीछे शबनम का हाथ हो सकता है और वो इस केस को सुलझाने के बहुत ही करीब है। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता की बात सुनने के बाद शबनम को दिए जाने वाले मुआवजा को अगले कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है और ये फैसला किया गया कि जब ये केस सुलझ जाएगी उसके बाद ही शबनम को मुआवजा दिया जाएगा। तो जैसा कि इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने कहा था कि वो इस केस को सुलझाने के बहुत ही करीब है, ठीक वैसा ही हुआ। अगले ही दिन यानी 18 अप्रैल 2008 को यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसने इस केस का पूरा काया ही पलट दिया और उनका जो शक था वो यकीन में बदल दिया। हुआ ये कि पुलिस को एक मुखबिर के जरिए एक टिप मिली। उस मुखबिर ने ये पुलिस को टिप दी, वो अगर इसी गांव में रहने वाले एक सलीम को उठा लेगी तो ये केस अपने आप खुल जाएगा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फौरन सलीम की तलाश शुरू कर दी और सलीम पुलिस को गांव में कहीं नहीं मिला। इसके बाद पुलिस पूछताछ करते करते उस गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर गजरोला पहुंच गई और आखिरकार 18 अप्रैल 2008 की दोपहर पुलिस साहिल को गजरोला से गिरफ्तार कर थाना ले आई। थाना पहुंचने के बाद अब आरपी गुप्ता ने सलीम से पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो सलीम ना नुक्कर कर रहा था, लेकिन जब आरपी गुप्ता ने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ शुरू की तो थोड़ी देर बाद ही सलीम ने पुलिस को सब सच बता दिया। इसके बाद यूपी पुलिस सीधे शबनम के पास पहुंची और उसे उठा के पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन शबनम अब भी वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने शबनम का सामना सलीम से करवाया। सलीम को देखते ही वह समझ गई कि अब कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं है और लिहाजा उसने भी अपना गुनाह कबूल कर ली और फिर पुलिस को पूरी कहानी बयां की। और पूरी कहानी ये थी कि घटना से करीब 1 साल पहले शबनम की मुलाकात उसी बावनखेड़ी गांव में रहने वाले एक शख्स सलीम से हुई और इसके बाद इन दोनों में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया और फिर उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। मगर जब शबनम ने शादी वाली बात अपने घर में बताई तो उसके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शबनम और सलीम के बीच बहुत ही खाई थी, जमीन आसमान का फर्क था। जहां शबनम अच्छी खासी पढ़ी लिखी 2 सब्जेक्ट में एमए थी, वहीं साहिल 8वीं फेल। एक तरफ शबनम का परिवार ठीक ठाक पैसे वाला रुतबे वाला था, वहीं दूसरी तरफ सलीम एक छोटा मोटा प्लम्बर का काम करता था। इसलिए शबनम के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। मगर शबनम ने अपने घर वालों के मना करने के बावजूद भी सलीम से अपना रिश्ता बनाए रखती है। इसी दौरान शबनम को एक दिन पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद उसने फिर से अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। मगर शबनम ने ठान रखी थी कि वो शादी करेगी तो सलीम से ही। अगर यहाँ वो दोनों चाहते तो घर से भागकर शादी कर सकते थे और अपनी एक अलग दुनिया बना सकते थे। परेशानी ये थी कि अगर वो घर से भागते तो शायद उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती और हो सकता था कि उनके खाने के भी लाले पड़ जाते। इसी डर में शबनम ने एक दिन सोचा क्यों ना अपने घर वालों को ही अपने रास्ते से हटा दे। के बाद ना तो कोई उसे रोकने वाला होगा और वो प्रॉपर्टी की मालकिन भी बन जाएगी। इसके बाद ही शबनम ने अपने परिवार के सभी लोगों को खत्म करने की साजिश रची और अपने प्लान में सलीम को भी शामिल कर लिया। अब शबनम ने तो अपने परिवार को खत्म करने का तो फैसला कर लिया, मगर यहाँ दिक्कत ये थी कि वो 2 लोग मिलकर 6 लोगों पर काबू नहीं पा सकते थे। इसलिए यह तय हुआ कि उन्हें मारने से पहले किसी तरह बेहोश कर दिया जाए ताकि वो आसानी से अपना काम कर सके। 14 अप्रैल 2008 की सुबह प्लान के अनुसार बेहोशी का दवा लेने अपने गांव बावनखेड़ी से करीब 38 किलोमीटर दूर पगपड़ा पहुंचता है। वो अपने गांव से वो दवा इसलिए नहीं खरीदता है ताकि किसी को कोई शक ना हो, और आपको तो पता ही है कि गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं। तो सलीम पगवाड़ा पहुंचकर वहां से एक मेडिकल से बेहोशी की 10 गोलियां खरीदता है और फिर उस दवा को ला के शबनम को दे देता है। इधर होता यह है कि शबनम के दोनों भाई अनीस और राशिद, जो कि छुट्टी लेकर घर आए हुए थे,
वो दोनों भाई एक साथ 14 अप्रैल 2008 को ही घर से वापसी के लिए निकल जाते हैं। बड़े भाई अनीस को वापस जालंधर जाना था और छोटे भाई को मेरठ। और जब ये बात शबनम को पता चली तो वो सोचती है अगर उनके दोनों भाई चले गए तो उनका प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि उनके परिवार में कोई एक भी जिंदा बच गया तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वो अपने भाइयों को कॉल करती है, लेकिन तब तक उनके दोनों भाई गजरोला पहुंच गए थे। इसके बाद शबनम अपने भाइयों को किसी काम का बहाना करके गजरोला से वापस बुला लेती है और कहती है कि वो आज की बजाय कल चले जाए। बहन की बात सुनने के बाद भला कोई भाई वापस कैसे ना आए, और दोनों भाई वापस आ जाते हैं। इसके बाद आरती 14 अप्रैल 2008 की रात, और ये वो रात थी जिसे कि ना सिर्फ बावनखेड़ी गांव बल्कि पूरे अमरोहा के लोग आज तक भुला नहीं पाए। 14 अप्रैल की रात जब शबनम के घर वालों ने रात का खाना खा लिया तो शबनम ने सभी के लिए चाय बनाई और उस चाय में बेहोशी की दवा मिला दी। इसके बाद शबनम ने वो नशीली चाय अपने 10 महीने के भतीजे को छोड़कर सभी को दी, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 महीने का छोटा बच्चा चाय तो पिएगा नहीं। इस बीच शबनम का सलीम के साथ लगातार बातचीत हो रही थी। चाय पीने के बाद लोग सोने चले जाते हैं और सभी अपने बिस्तर पर बेहोश हो जाते हैं। ठीक उसके बाद शबनम सलीम को कॉल करती है और कहती है सभी बेहोश हो गए, तुम आ जाओ। के बाद सलीम आधी रात को शबनम के घर पहुंचता है और वो अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी लाया था। इसके बाद शबनम ने एक एक करके अपने माँ बाप, दोनों भाई, भाभी और फुफेरी बहन सभी का सर पकड़ी और सलीम सभी का गला काट देता है। लास्ट में बचा शबनम का भतीजा, जिसे तो कुल्हाड़ी से नहीं काटा गया, मगर शबनम के कहने पर सलीम ने उसका गला दबा के मार दिया। इसके बाद दोनों ने अपने हाथ पैर धोए। उसके बाद शबनम ने सलीम को वहां से बाहर भेजकर मेन गेट अंदर से बंद कर लेती है। बाहर आने के बाद सलीम वो कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक देता है और अपने घर लौट जाता है। इधर शबनम सलीम को छोड़ने के बाद वापस ऊपर गई और अपने कपड़े बदलने लगी, क्योंकि उसके कपड़ों पर खून की छींटें पड़ गई थी। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो उसने देखा कि उसका वो 10 महीने का भतीजा अभी भी जिंदा है और वो जोर जोर से रो रहा है। जब सलीम उस बच्चे का गला दबाया था तो वो सिर्फ बेहोश हुआ था और उन्हें लगा कि वो मर गया है। तो जब शबनम ने देखा कि उसका भतीजा अभी भी जिंदा है, उसने फौरन सलीम को फ़ोन मिलाया और उसे वापस आकर बच्चे को फिर से मारने के लिए कहा, मगर सलीम ने वहां आने से साफ मना कर दिया और शबनम से कहा कि अब जो करना है वो तुम खुद करो। इसके बाद शबनम ने खुद अपने हाथों से अपने 10 महीने के मासूम भतीजे की जान ले ली। और जब ये तसल्ली हो गई कि घर के सभी लोगों की मौत हो गई है, तब रात करीब 2:15 बजे शबनम अपने बालकनी में आई और रोना पीटना शुरू कर दी। और इसके बाद क्या हुआ जो आप वीडियो में पहले ही देख चुके हैं। यूपी पुलिस ने शबनम और सलीम का कबूलनामा दर्ज करने के बाद अगले दिन यानी 19 अप्रैल 2008 को शबनम और सलीम को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने दोनों को कबूलनामे के बाद गिरफ्तार तो कर लिया। अब जो पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था वो ये सबूत इकट्ठा करना, क्योंकि पुलिस द्वारा दिया हुआ कोई भी बयान कोर्ट में मायने नहीं होता। इसलिए पुलिस सबसे पहले सलीम की निशानदेही पर तालाब से वो कुल्हाड़ी बरामद की। उसके बाद मोबाइल और उसके खून से सने कपड़े भी सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले ली। पुलिस ने शबनम के घर से भी उसका मोबाइल और कपड़े बरामद किए, जिस पर उसके परिवार वालों के खून के छींटे थे। इसके बाद पुलिस ने शबनम के घर से एक सिम कार्ड भी बरामद किया। दरअसल शबनम और सलीम जो एक अलग नंबर से बात किया करते थे, जिसका पता इन दोनों के अलावा तीसरे इंसान किसी को नहीं था। और जब पुलिस को शबनम के घर से एक दूसरी सिम मिली तो पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि 14 अप्रैल 2008 को जिस रात में ये घटना हुई थी, करीब 7:30 बजे से लेकर रात 2 बजे तक ये दोनों एक दूसरे से लगातार बात कर रहे थे। और इस बीच इन दोनों ने एक दूसरे को 52 बार कॉल किया था। इन दोनों की कॉल डिटेल्स भी इस केस का एक बड़ा सबूत था। पुलिस सारे सबूत और बयान इकट्ठे करने के बाद शबनम और सलीम को अदालत में पेश करती है। अमरोहा जिले के कोर्ट सारा सबूत और बयानों को सुनने के बाद जुलाई 2010 में इस रेयर ऑफ द रेयर केस मानती है और शबनम समेत सलीम को फांसी की सजा सुनाती है। इसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से केस को सुलझाया, इसके लिए कोर्ट ने पुलिस को शाबाशी भी दी, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ होती है। शबनम इस वारदात के बाद 8 महीने बाद जेल में ही एक लड़के को जन्म देती है, क्योंकि जब वो गिरफ्तार हुई थी तो वो प्रेग्नेंट थी और जेल के कानून से जेल में जन्म लेने वाला बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता तब तक वो अपनी माँ के साथ जेल में ही रहता है। इसके बाद शबनम ये केस को इलाहाबाद कोर्ट में चैलेंज किया, मगर वहाँ भी उसकी दाल ना गली
और वो भी निचले अदालत को सही ठहराती है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मई 2015 में दोनों की मौत की सज़ा को बरकरार रखती है और एक संदेश देती है कि इसने जो किया वो मानवता धर्म को शर्मसार कर दिया, जिसने खून के रिश्ते को तार तार कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही क्राइम की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। खुद सुरक्षित रहिए और अपने को सुरक्षित रखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद।